आप किस तरह करोगे? थीटा एंगल पे जाके, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज जो है फंक्शन है किसका, एंगल का, तो हम यहाँ से किसी एंगल थीटा पे जाएंगे और डी थीटा थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। तो उस पर जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? छोटे से चार्ज डी क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक है ना। और लैम्डा खुद ही थीटा का फंक्शन है। इस छोटे से डी क्यू की वजह से पॉइंट ओ पर एक छोटा सा पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, उसे मैं कह सकता हूँ डीवी। इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? डीवी हो जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है के क्यू बाय आर, तो इसे हम कह सकते हैं के डी क्यू बाय सेपरेशन कितनी रहेगी, आर। डीवी यहाँ से हमें मिलेगा के डी क्यू हो गया लैम्डा आर डी थीटा बाय आर, ये कैंसिल आउट हो गया। इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, डीवी हमें मिल जाएगा के, लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा नॉट साइन थीटा डी थीटा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 0 से लेके पाई तक, ये मिल गया के लैम्डा नॉट माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा का 0 से लेके पाई तक। यहां से अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा के लैम्डा नॉट कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ पाई, ठीक है ना। और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 2k लैम्डा नॉट। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। जो ई पार्ट है कोई पूछ रहा है, उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है? हाँ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमने किया कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिंपली मैं किसी एंगल थीटा पे गया, मैंने डी थीटा का एक एलिमेंट कंसिडर किया, उस पर छोटा सा चार्ज लिखा डी क्यू, उसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल ओ पॉइंट पे लिखा और उसी को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके पाई तक, सारे चार्जेस को ऐड करने के लिए। डी पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो डी पार्ट है उसमें बस क्या अंतर है, हम देख सकते हैं, ये हमारा सी पार्ट था, तो डी पार्ट में दिया हुआ है कि जो रिंग है सिमिलरली सेम है, सेमी सर्कुलर, बस उसमें जो लैम्डा है वो जाएगा लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसका तो सीधे मैं पोटेंशियल ओ पे बता सकता हूँ कि आंसर आने वाला है 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। यानी कि जितना चार्ज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है आर दूरी पर, उतना ही चार्ज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है आर दूरी पर। तो टोटल चार्ज जो आर डिस्टेंस पर पॉइंट ओ से है, वो नेट चार्ज कितना है, 0। तो क्योंकि नेट चार्ज आर डिस्टेंस पे कितना है, 0, तो के 0 बाय आर, यानी कि आंसर भी क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। किसी को डाउट है डी पार्ट में? ई पार्ट का आंसर, ई पार्ट भी सिमिलर है, बस उसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक रिंग थी जिसके ऊपर टोटल चार्ज था क्यू, और इसमें से एक क्वार्टर को कट कर लिया गया है, तो कुछ नहीं है, बस अब चार्ज कितना बच जाएगा आपके पास, बेसिकली 3q/4, और सारा चार्ज ओ पॉइंट से कितनी दूरी पर है, आर ही दूरी पर है, तो सिंपली जो पोटेंशियल ओ पे हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा के 3q/4/r, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, यानी कि जितना चार्ज आर दूरी पे है सिंपली मैंने उसे लिख दिया, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली हमने एक टर्म डिफाइन की जिसे बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला किसे जाता है, तो बेसिकली हमने कह दिया कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा होगा उसे आप कहोगे उस पॉइंट का पोटेंशियल। बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोल देते हैं पोटेंशियल, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को भी हम बोल देते हैं पोटेंशियल। कुछ कुछ चीजें हमने देखी, हमें पता था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव चार्ज के लिए डिक्रीज होती है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। फिर हमने डिराइव किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमें मिल चुका है KQ/R। इसमें हमने क्वेश्चन कर लिए। आगे होमवर्क में एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, बस यही क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था। अगला हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो क्योंकि हम रिंग के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं, तब हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, डिस्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें याद करना चाहिए कि डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, और जो डिस्क हमने लिए वो कैसी लिए, यूनिफॉर्म। ठीक है ना। तो सिमिलर ही होगा जैसे फील्ड के लिए आपने किया था। ये हो गई आपकी डिस्क, ये हो गई इसकी एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट P, ये डिस्टेंस x, बोल देते हैं रेडियस है R, और डिस्क जो है उसके ऊपर टोटल चार्ज है मान लेते हैं Q। तो डिस्क के लिए हम क्या डिफाइन कर देते हैं, डिस्क के लिए हम डिफाइन कर देते हैं, डिस्क के लिए हम डिफाइन कर देंगे क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा से आप डिफाइन कर सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि हो जाएगा बेसिकली Q/πr²। अब P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है इस डिस्क की वजह से पोटेंशियल। मैं बस ऐसे ही यहाँ पे याद करने के लिए लिख देता हूँ एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था σ/2ε0 1 - cos थीटा। ठीक है ना, ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली याद ही करना है। जहां पे थीटा कौन सा एंगल था, थीटा हमारा ये वाला एंगल था। ये डिस्टेंस हो जाएगी √r² + x²। ठीक है, अब हम तो खैर यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं P पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल। ठीक है ना। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, बेसिकली आप सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे जाओ और एक रिंग इमेजिन करो। यानी कि मैं सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे जाता हूं और एक dr थिकनेस की छोटी सी रिंग कंसिडर कर लेता हूं। क्योंकि हम बेसिकली निकाल के चुके हैं रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी भी पॉइंट पे, वो हम निकाल चुके थे पिछले लेक्चर में। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जो आता है वो क्या आ जाता है, रिंग की वजह से अगर मैं लिखूं तो वो हमें मिला था KQ/√r² + x²। ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा चार्ज ही कितनी दूरी पे था, √r² + x² दूरी पे था। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रिंग का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब मैंने छोटी सी रिंग जो कंसीडर की है कैलकुलेट कर लेते हैं उसके ऊपर चार्ज कितना है। अगर इसके ऊपर मैं dq छोटा सा चार्ज लिखूं तो उसकी वैल्यू होगी सिग्मा इंटू इसका छोटा सा एरिया, जो कि अब तक हम समझ गए क्या होगा 2πr × dr। ये हमें मिल चुका है dq। तो छोटा सा पोटेंशियल जो P पॉइंट पे आप लिखोगे dv, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी k, q की जगह आ जाएगा dq बाय इसकी रेडियस स्मॉल r है r² + x² का अंडर रूट। ठीक है, ये छोटी सी रिंग की वजह से हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है। इसी को इंटीग्रेट करने से आपको नेट पोटेंशियल मिलने वाला है। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। k dq की वैल्यू है सिग्मा 2πr dr। ठीक है ना, k सिग्मा 2πr dr अपॉन √r² + x²। इंटीग्रेट करेंगे रेडियस 0 से लेके कैपिटल R तक। ठीक है ना, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ऊपर r दिया हुआ है और नीचे r² + x² का टर्म है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं पुट कर देता हूं r² + x², तो मैं मान लेता हूं t²। अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो यहीं से हमें मिल जाएगा 2r dr, ये होना चाहिए 2t dt। यानी कि मैं कह सकता हूं r dr इक्वल है किसके, t dt। अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ k सिग्मा 2πr dr की जगह हम लिख सकते हैं t dt, और ये पूरी चीज को हमने क्या माना है t²। तो रूट के बाहर आके वो क्या हो जाएगा t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा k सिग्मा 2π इंटीग्रेशन ऑफ dt। dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 2π k सिग्मा इंटू t। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो ये हमें मिल चुका है 2π k सिग्मा, t की वैल्यू क्या थी √r² + x², √r² + x², ये 0 से लेके कैपिटल R तक।
इसमें अगर आप लिमिट पुट कर देते हो, इसमें अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूँ कैपिटल आर से और 0, तो ये के और के की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0। तो ये हमें मिल जाएगा सिग्मा बाई 2ε0। यहाँ पे हमें मिलेगा, अगर आप आर पुट कर रहे हो तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर 0 पुट कर रहे हो तो प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हमारे पास आ चुका है रिजल्ट। इसी को अगर आगे और लिख लिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा सिग्मा बाय 2ε0। मैं x अंदर से बाहर ले रहा हूँ कॉमन, तो x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है बेसिकली, इस ट्राइंगल के लिए अगर हम देखें तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा। तो जो फॉर्मूला हमें मिलता है ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क हमें कितना मिल जाता है, v एक्सिस पे मैं लिख सकता हूं, उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा x बाई 2ε0 सेक थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हमें मिल जाता है फाइनली आंसर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क अगर पूछा जाए तो कितना आ जाता है, सिग्मा x बाई 2ε0 सेक थीटा माइनस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई 2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा के टर्म्स में याद रखेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पोटेंशियल। किसी को डाउट है इसमें? हमने बस रिंग का जो रिजल्ट आया था उसको यूज किया है। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट नहीं है? रुद्रा, एन v इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई dx से कैसे निकाल सकते हैं? क्या कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई dx से कैसे निकाल सकते हैं? हमने निकाला तो था, हमें फॉर्मूला मिल चुका है। इंटीग्रेशन बेसिकली डेल्टा v क्या हो जाता है, माइनस ई इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ ई dx आर ए से लेके आर बी तक। उसमें किसी एक पॉइंट को इन्फिनिटी पुट कर दो, आर ए आर बी को, दूसरे पॉइंट का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई पूछ रहा है कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया। तो हमने क्या किया, हमें इस डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, वहां पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। इसके लिए मैंने सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे जाके स्मॉल r पे जाके dr थिकनेस की एक रिंग कंसीडर कर ली। उसके ऊपर छोटा सा चार्ज dq जो हमें मिला, उसकी वैल्यू है सिग्मा इंटू 2πr dr। अब उसके ऊपर हमें चार्ज मिल चुका है, तो उसकी वजह से मैंने P पॉइंट पे छोटा सा पोटेंशियल लिखा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिंग का फॉर्मूला क्योंकि हम जानते हैं वो होता है के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि रिंग के ऊपर चार्ज हमने माना है डी क्यू, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से हमें समझ आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑब्वियसली किस तरह से हम कर पाएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी स्क्वायर। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया, आर डी आर बराबर आया टी डी टी। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माना है तो वो रूट से कैंसिल आउट हुआ, बाहर आया, टी से टी कट गया और फाइनली इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ टी टी, जिससे हमें इंटीग्रेशन का रिजल्ट में 2 पाई सिग्मा के इंटू टी मिला। टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी और उसके अंदर लिमिट्स पुट कर दी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रिजल्ट याद रखने के लिए हमने क्या किया, एक्स को बाहर निकाल लिया और जिससे फॉर्मूला बन गया सिग्मा एक्स बाई 2ε0 सेक थीटा माइनस 1। ठीक है ना, आपको दिख भी जाएगा ये पीडीएफ में। अब देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, ट्राई करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया यूनिफॉर्म डिस्क सिग्मा आर concentric disk of radius r by √3 is cut out, find potential at P। यानी कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क तो थी, पर उसके अंदर से एक कॉन्सेंट्रिक
डिस्क काट ली गई है जिसकी रेडियस कितनी है r/√3। तो अब P पे पोटेंशियल कितना बचा होगा हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यानी कि हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर ये आपकी डिस्क थी पूरी, तो अब उसमें से स्मॉल r रेडियस की डिस्क कट हो चुकी है, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R बोल देता हूँ, और चार्ज सिर्फ कहाँ पे बचेगा, यहाँ। तो इसकी एक्सिस पर, इस तरह से जो एक्सिस होगी, इसकी एक्सिस पर ऊपर हमें बताना है पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा कॉमा r, और स्मॉल r की जो वैल्यू दी हुई है वो कैपिटल R/√3 दी हुई है। तो जब भी कैविटी वाला कोई क्वेश्चन आता है, हमें पता है हम क्या यूज करेंगे, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, या फिर आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। लिमिट बस 0 से r की जगह लगानी है, r/√3 से कैपिटल R। और बेटर होगा कि प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा यूज करो और डायरेक्टली डिस्क का फॉर्मूला यूज करो। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। एक बार तो हम प्लस सिग्मा से भरेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी डिस्क मिल जाएगी। रुद्रायन का आंसर आया है σ/2ε0 √2 - 2r/√3, और परमानेंट का एग्जैक्टली सेम है, σr²/2ε0। रोहन का भी आया पर अलग है। ठीक, जिनका भी आ रहा है, 4 में से 3 लोगों का सेम आया। देख लेते हैं। जब हम प्लस सिग्मा से उसको फिल करेंगे, ठीक है, तो हमें दिख रहा है सीधे सीधे क्या होगा, एक पूरी डिस्क फॉर्म होगी इस तरह से, ठीक है ना। और ये हो गया उसके लिए पॉइंट P, जो कि बताया गया कितनी डिस्टेंस पे, R पर ही है। इसकी रेडियस होगी R। तो मैं देख सकता हूँ कि ये थीटा सिंपली कितना हो जाएगा, tan थीटा अगर देखा जाए तो R/R यानी कि 1, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्योंकि इस पर चार्ज पूरा पॉजिटिव माना है हमने, तो पोटेंशियल भी कैसा जनरेट होगा, पॉजिटिव जनरेट होगा। तो V1 की वैल्यू तो बोल सकता हूं मैं, फॉर्मूले में अगर पुट कर देता हूं, तो सिग्मा x जो कि है R यहाँ पे, बाय 2ε0 इंटू sec ऑफ 45 डिग्री -1, ठीक है ना। sec 45 की वैल्यू हो जाती है √2, तो ये हमें मिल जाएगा सिग्मा R बाय 2ε0 √2 -1। एक पोटेंशियल तो हमें ये मिल चुका है V1। दूसरा, अब जब इस कैविटी को सिर्फ आप भरोगे माइनस सिग्मा से, प्लस सिग्मा से भरने पे तो पूरा ही पॉजिटिव हो गया था। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको एक बार प्लस सिग्मा से भरना पड़ेगा, एक बार माइनस सिग्मा से भरना पड़ेगा, ताकि नेट चार्ज अभी भी 0 रहे। माइनस सिग्मा से भरने पे हमें सिर्फ एक छोटी सी डिस्क मिलेगी, जिसकी रेडियस कितनी होगी, R/√3। ये डिस्टेंस है R, ये पॉइंट है P, और इस बार जो रेडियस बोली गई है वो है R/√3, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव जनरेट होगा, तो माइनस सिग्मा R बाय 2ε0। मुझे बस ये थीटा कैलकुलेट करना है। अगर मैं θ2 कैलकुलेट कर लूं, तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 हो जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec ऑफ 30 डिग्री -1। तो अगर नेट पोटेंशियल बोला जाए, तो नेट पोटेंशियल बोला जा सकता है V1 + V2, यानी कि सिग्मा R बाय 2ε0
√2 माइनस 1 माइनस सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, तो 2/√3 माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन ले सकते हो सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मिलेगा √2 माइनस 1 माइनस 2/√3 प्लस 1, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर हो गया सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 2/√3। ठीक है, जिनका भी आ गया अच्छी बात है। समझ जाना चाहिए था कि ऑब्वियसली कैविटी वाली प्रॉब्लम है तो हमें प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट P, स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट एग्जिट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क, ठीक है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है। बोला गया है कि एक डिस्क है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके ऊपर चार्ज पार्टिकल रखा गया है, Q, M दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस दी हुई है r√3, ये रेडियस है r, यूनिफॉर्म डिस्क है, सिग्मा है। बोला गया है कि उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो इस डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करके चला जाएगा, ठीक है। तो हिंट मैं ये दे सकता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है उससे, पर एक्सटेंड करती है कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली आपको स्पीड बतानी है जब ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। डिस्क ऑब्वियसली फिक्स्ड माननी है, ठीक है ना, क्योंकि उसका मास वगैरह नहीं दिया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए डिस्क हमारी रेस्ट पे रहेगी। और क्योंकि दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्शन की वजह से पी पार्टिकल दूर जाता रहेगा। तो इन्फिनिटी पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। कुणाल का आंसर है √σ/me। तो यहाँ पे एक बड़ा सा हिंट दिया हुआ है, आपको स्पीड निकालनी है। तो जब भी क्वेश्चन में स्पीड वर्ड आ जाए तो ऑब्वियसली या तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है या वो एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो नहीं सकता क्योंकि डिस्क हमेशा रेस्ट पे रहती है, मास भी हमें पता नहीं, इसलिए बेसिकली आपको एनर्जी कंजर्व करनी है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P, ये इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। √σ/m 2/√3 माइनस 1। कुछ लोगों को बहुत सिंपल सा आंसर है, कुछ लोगों का काफी बड़ा आंसर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है आपको पता है, 0। और एक ही चीज हमें पता है कि इंफिनिटी पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0। अब किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू उस जगह का पोटेंशियल। तो अगर इस जगह का मैं पोटेंशियल निकाल लूं तो P पॉइंट के चार्ज से मल्टीप्लाई करने पर हमें इस P पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल होगा सिग्मा एक्स, एक्स यानी सेंटर से डिस्टेंस जो कि r√3 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेक थीटा माइनस 1। तो अगर ये एंगल थीटा कैलकुलेट किया जाए तो फिर से हमें मिल जाएगा कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 यानी कि 30 डिग्री। तो सेक ऑफ 30 डिग्री माइनस 1।
और ये इक्वल हो जाना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट की जाए तो ये हो गया सिग्मा आर रूट 3/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 -1, ये होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ से वेलोसिटी हमें जो मिल जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, सिग्मा r√3/m एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/√3 -1 का अंडर रूट। ठीक है ना। तो यहाँ पे बस हमें क्या याद रखना है कि आप किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो आप किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, उस जगह के पोटेंशियल से उसका चार्ज मल्टीप्लाई कर। ठीक है, किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट? आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है नहीं। ठीक है, तो अगली टॉपिक लिख लो। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो यूनिफॉर्म, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बट सर हियर यू हैवंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। मेरी गलती है, मैंने चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल है इंटू क्यू लिख दो यहाँ पे, क्यू क्यू क्यू। ठीक है ना। हाँ, मिस हो गया, तो क्यू भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, वरना तो वो सिर्फ पोटेंशियल था। ठीक है, तो ये हो गए एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे यूज किया डिस्क के पोटेंशियल के फॉर्मूले का। तो अभी तक हमें पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मिल चुका है, रिंग का पोटेंशियल मिल चुका है, डिस्क का पोटेंशियल मिल चुका है। रिंग यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म हो, हमने देखा कि पोटेंशियल सेम ही आता है, क्योंकि सारा चार्ज एक ही डिस्टेंस पे रहेगा। अगला हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो यूनिफॉर्म, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सबके लिए सेम रिजल्ट क्यों आता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे सबके लिए सेम रिजल्ट इसलिए आ जाता है, क्यों? क्योंकि इन तीनों ही केसेस में सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। क्योंकि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें सारा चार्ज कहाँ रहेगा? हमेशा ही सरफेस पर रहेगा, अंदर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं रह सकता है। तो भले आपने हॉलो लिया हो तब भी चार्ज सरफेस पर रहेगा, अगर आपने सॉलिड भी लिया होगा तब भी सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ आ गया होगा? सरफेस पर आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे फील्ड का भी सेम रिजल्ट आया था, बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर हम फील्ड कैलकुलेट करते तो आती है KQ/x², सरफेस के लिए KQ/r², और अंदर वाले पॉइंट के लिए फील्ड आई थी 0, अगर आपको याद हो। ठीक है, उसी तरह से हमें तीनों पॉइंट्स पे क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जितनी भी फील्ड हमने पढ़ी है उसमें सबसे जरूरी फील्ड जो थी वो स्फीयर की ही थी। ठीक है ना, स्फीयर के केसेस के लिए जो भी फील्ड हमने पढ़ी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। और सिमिलरली पोटेंशियल जो हम पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? स्फीयर का ही है, क्योंकि हद से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे जब हम स्फीयर को यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और ग्रेविटेशन में भी। ठीक है ना, क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा अर्थिंग। ठीक है ना, अर्थिंग जब टॉपिक आएगा तो सारी चीज बेस्ड ही किस पे होगी? पोटेंशियल कैलकुलेशन के ऊपर, और हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ही लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिया उसकी डिस्टेंस मान ली x, स्फीयर की रेडियस मान ली r, उस पर चार्ज मान लिया q। याद रखना हमारा स्फीयर कैसा है? चार्ज एट सरफेस है। सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है? सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है। तो ये बेसिकली सॉलिड कंडक्टिंग हो सकता है, या फिर ये हॉलो कंडक्टिंग हो सकता है, या फिर ये हॉलो यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बाहर वाले किसी पॉइंट P पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट पोटेंशियल, तो क्योंकि हमें पता है, ये हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि जब भी स्फीयर के बाहर की कोई कैलकुलेशन आपको करनी है तो आप सारे के सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड कहाँ मान सकते हो? उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हम इसके सारे चार्ज को कहाँ मान लेते हैं? सेंटर पे कंसंट्रेटेड। उससे P पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहेगी? x। तो सारा चार्ज अगर x डिस्टेंस पे है तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा
पहला पॉइंट मैंने लिया x इज ग्रेटर देन r, यानी कि p बाहर है, तो जो पोटेंशियल बाहर आएगा वो होगा KQ/x। जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला हमें मिल जाता है किसका, स्फीयर का भी। सिमिलरली अगर मैं सरफेस पे पूछूं x को अगर r कर दिया जाए तो बड़ा ही सिंपल है, x को अगर आप r कर देते हो तो पोटेंशियल जो सरफेस पर आएगा x की जगह हम r रख दें तो वो हो जाएगा KQ/r। अब जो इंटरेस्टिंग चीज होती है वो यहाँ पे होती है x लेस देन r पर। x लेस देन r पर यानी कि पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, जो हमने पॉइंट लिया है वो अब कहाँ आ चुका है, इनसाइड द स्फीयर। अब उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो एक चीज हमें पता है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो क्या कोई बता सकता है अंदर पोटेंशियल कितना होगा? KQ/r रुद्रायन का आंसर है। और कोई? अभिरूप 0, अनिकेत 0। ज्यादा आलस मत दिखाओ, टाइप तो करी दो कम से कम। 0, काफी ज्यादा लोगों का 0 आ रहा है, कई लोगों का कांस्टेंट आ रहा है, विदित का KQ/r। ठीक है, तो अब हमें एक चीज पता थी जो हमने कल के लेक्चर में देखी थी, क्या कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल क्या होगा। परमानेंट ने तो आंसर -gm/r दे दिया है, वो शायद किसी और के यहाँ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं साथ ही साथ, तो g और m कहां से आ जाएगा बेटा, तो कहना चाह रहे हो शायद तुम KQ/r। ठीक है, तो खैर कल हमने ये पढ़ा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी कि एक चीज तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये अगर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। अब हमें एक चीज यहाँ पे पता है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अगर आप सरफेस से अंदर की तरफ भी चलो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल का चेंज नहीं आना चाहिए। तो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाए तो वो इक्वल होता है पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। और ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अर्थिंग के लिए हम यूज करेंगे, वो आपको ये याद रखना है कि फॉर पॉइंट्स इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस एंड इज इक्वल टू KQ/r। यानी कि कोई भी स्फीयर कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, या फिर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म हॉलो हो, वो अपने अंदर उतना ही पोटेंशियल जनरेट करता है हर पॉइंट पर जितना कि वो जनरेट कर रहा है अपने सरफेस पर, और हर जगह पे क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इसलिए रहा क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट चलने पर पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। लेकिन कल ही हम देख चुके हैं कि किसी भी स्फीयर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमेशा 0। तो अगर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर अगर आप अंदर की तरफ चलो भी तो क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं आ सकता। तो जो पोटेंशियल सरफेस का है वही पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट का होना चाहिए। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसलिए डिस्टेंस डिपेंडेंट पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है ना। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ कैसा बन जाएगा, अंदर वाले पॉइंट के लिए कांस्टेंट आ रहा है पोटेंशियल और उसकी वैल्यू सरफेस की इक्वल है KQ/r। मैं कह सकता हूं ये पोटेंशियल हुआ अगर, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये ग्राफ हो जाता है पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है, याद रखना। ठीक है ना। और अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो अगला हम पढ़ने वाले हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है तो आगे मैं बढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेविटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ जो है बेसिकली वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करेगी। क्यों बिहेव करेगी? ऑल्दो अर्थ कंडक्टिंग है, अर्थ ऑल्दो कंडक्टिंग है, लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वाला रिजल्ट यूज करेगी। क्यों? क्योंकि यहां हम चार्जेस की बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो चार्ज तो कंडक्टर में फ्लो करके सरफेस पे आ जाता है, लेकिन जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब चार्ज रिप्लेस हो जाएगा किससे, मास से। तो सारा मास फ्लो करके सरफेस पे नहीं आता है, ठीक है ना। तो मास तो अंदर वॉल्यूम में भी भरा होगा, इसीलिए उसमें जो रिजल्ट यूज होगा वो ये वाला यूज होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यानी कि चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। और हमें उसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये मान लो कि स्फीयर है, रेडियस r, ये आपका पॉइंट है P किसी डिस्टेंस x पर। यहाँ पे क्या डिफाइन किया जाएगा, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि Q बाय 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। इसे मैं कह सकता हूँ चार्ज डेंसिटी। अब पहला केस वही लिया जाएगा, x इज ग्रेटर देन r, तो पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट पे क्या होगा। तो क्योंकि ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिकल है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या आई थी, सेम आई थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बाहर वाले पॉइंट के लिए सेम आ जाता है। आप सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड मान सकते हो सेंटर पर। यानी एक चीज तो स्टैब्लिश हो ही चुकी है कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, चाहे कैसा भी हो, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, और आप किसी बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड, फोर्स या फिर पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड मान सकते हो उस स्फीयर के सेंटर पर। तो ये फिर से बिहेव करेगा किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। और फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू बाय एक्स, जो कि पिछले केस में मिला है। सिमिलरली अगर सरफेस पे पूछा जाए तो एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, सरफेस पे हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाएगा के क्यू बाय आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज हमें निकालना है पोटेंशियल इनसाइड, अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। यानी कि अगर ये मेरा स्फीयर है और ये रेडियस है r, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P हम मान रहे हैं जो कि किसी डिस्टेंस x पर है, और यहाँ पे हमें बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। अब क्या अंदर वही पोटेंशियल होगा जो कि सरफेस पर होगा, नहीं, अंदर वो पोटेंशियल नहीं होगा जो कि सरफेस पर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, जैसा कि केस कंडक्टिंग में होता है, तो हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पर होगा। लेकिन हमें पता है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला आता है के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का। हम पढ़ चुके हैं कि वी ए माइनस वी वी, ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस आर ए से लेके आर बी तक। ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला मैं पढ़ चुका हूं। अब एक चीज मुझे पता है, क्या पता है, सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस का जो पोटेंशियल है वो है के क्यू बाय आर। तो क्यों ना मैं सरफेस पे एक पॉइंट मान लूं बी, और ये पॉइंट है हमारा पी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि वी पी माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, कहां से कहां तक, आर पी से लेके आर बी तक। और ये सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से मेजर कर रहे हैं। यहां से मैं कह सकता हूं वीपी माइनस वीबी, सरफेस का पोटेंशियल हमें पता ही है के क्यू बाय आर, ये इक्वल हो जाना चाहिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाय आर क्यूब इंटू डीएस वेक्टर क्या आ जाएगा, डीएक्स। लिमिट क्या लगाओगे, आर पी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर एक्स, और आर बी डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सेंटर आर, ठीक है ना। इसे अगर इंटीग्रेट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स से लेके आर तक। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी ये मिला के क्यू बाय आर क्यूब एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है हमारी एक्स से लेके आर तक। मैं इसमें लिमिट्स पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा के क्यूब बाय 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल चुका है क्या, वीपी माइनस के क्यू बाय आर। यहां से हम वीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीपी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर, ठीक है। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? ये हो जाता है पोटेंशियल का फॉर्मूला इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो कि हमें याद रखना है। ठीक है ना, देख सकते हो आप हमने किया क्या, मैंने एक फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। पी पॉइंट हमें पता था सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, और सरफेस का पोटेंशियल हमें पता ही था के क्यू बाय आर। मैंने बस उनमें वैल्यूज पुट कर दी और इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दिया एक्स से लेके आर तक। वहां से फॉर्मूला है के क्यू बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं क्या, कि पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0, क्योंकि एक्स है पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3/2 के क्यू बाय आर। ठीक है ना, तो ये हमें मिल जाता है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर। हम देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये ज्यादा है किससे, सरफेस से। तो इसमें पोटेंशियल सेंटर से दूर जाने पर लगातार घटता रहता है, और कहां तक घटता जाता है, इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां से कहां जा रही होती है, सेंटर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही होती है, बाहर की तरफ। अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए लगातार पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। सेंटर पे अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो वो मैक्सिमम है, जो है 3/2 के क्यू बाय आर, मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पर है। और सरफेस पर हम जानते ही हैं, सरफेस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। ठीक है ना, तो ये इन्वर्टेड पैराबोला, और यहाँ से फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाहर वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हो। ठीक है ना, वही यहाँ पे डेरिवेशन। पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ है, सेंटर पे। किसी को डाउट कोई? काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चार्ज पार्टिकल। स्नेशीष तुम बोल रहे हो, एक बार फिर से बताना है। क्या बताना है बेटा, फिर से पूरा बताना है कि एक स्पेसिफिक पार्ट में डाउट है? बोलो। ग्राफ वाला जिसको जानना है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ग्राफ में डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये जो है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है किसके लिए, फॉर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो ये इन्वर्टेड पैराबोला की इक्वेशन है। अगर आपको नहीं पता तो मैथ्स में सीख जाओगे। वैसे तो पता दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल है। प्लॉट करते हैं तो कर्व जो बनता है वो कुछ इस तरह का बन जाता है यहाँ तक। और उसके बाद तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो फॉर्मूला हमें पता ही है, वो कितना है, के क्यू बाय एक्स है। तो वो तो कैसा बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो वो इस तरह का बन गया। याद रखना है आपको, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये तो था ही पहले से, बस अंदर याद तो कांस्टेंट था, उसकी जगह कैसा बन गया, इन्वर्टेड पैराबोला, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो चुका है, और ये पैराबोला का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1, a charge particle qm is released from the mouth of a tunnel in a solid uniform non-conducting fixed sphere from rest. Find the speed at which it moves at the center of the sphere. तो एक स्फीयर है जो कि फिक्स है, उसमें एक टनल बनाया गया है, जिसके माउथ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया है, चार्ज क्यू का, मास m का, उसे रिलीज किया गया। ऑब्वियसली पूरे स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव है और स्मॉल चार्ज पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो जब वो सेंटर को क्रॉस कर रहा होगा उस समय पे स्पीड कितनी होगी, ये हमें बताना है। फिर से यहाँ पे स्पीड टर्म यूज की गई है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्वेश्चन या तो मोमेंटम कंजर्वेशन का है या एनर्जी कंजर्वेशन का है।
मोमेंटम कंजर्व हो नहीं सकता क्योंकि लार्ज स्फीयर जो है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व आपको करनी। अभिरूप का आंसर आया √k² mr, और रुद्रायन का भी वही है, कुणाल का भी वही है। तो सरफेस पे पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट ओ प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ। तो रेस्ट से रिलीज किया है तो ए पे काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, 0 है। ए पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, पोटेंशियल इनटू चार्ज। या फिर आप क्या कर सकते हो, दो चार्जेस स्फीयर को कंसेंट्रेट मान लो सेंटर पे, क्योंकि पॉइंट सरफेस पे या बाहर है तो कैलकुलेशन के लिए सारे चार्ज को सेंटर पे कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है ना, सब लोग ये तो समझ ही गए होंगे अभी तक कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है k(q1q2)/r, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब दोनों पॉइंट चार्जेस किसी सेपरेशन r पर हो। ठीक है ना, तो हालांकि मैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं, के क्यू चार्ज बस नेगेटिव है बाय आर। ठीक है ना, के -q/r इंटू चार्ज क्यू, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ओ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी 12mv²। ओ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल होता है -3/2 kq/r, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है। तो ये हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यहां से हमें मिलेगा 12mv², ये इक्वल हो जाना चाहिए kq²/2r, और v की वैल्यू मिल जाती है √kq²/mr। ठीक है, सिंपल था काफी, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसमें कि एक टनल ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और उसके सेंटर से एक पार्टिकल को v0 स्पीड से बाहर फेंका जा रहा है। स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव है, वैल्यू है -q, और जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है उसका मास m है और चार्ज है +q। फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सेंटर विद स्पीड v0। किसी स्पीड v0 से फेंका गया है तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना आएगा इस स्फीयर का फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, स्फीयर के सेंटर का फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। और v0 की वैल्यू हमें दी गई है √7k/3mr, और बाहर है q। ट्राई करो सभी लोग। ये भी किस पे बेस्ड होगा, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, एनर्जी कंजर्व करनी होगी।
तो आप मान लो कि मैक्सिमम सेपरेशन होता है कुछ x, और वहां जाके स्पीड क्या हो जाती है 0। इसे मैं O बोल देता हूँ जो सेंटर है, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A। वही एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी एट O प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट O इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। तो A पे जाके तो पार्टिकल रुक रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी O पे हमें दी हुई है, तो लिख देते हैं हाफ m v0 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सेंटर का पोटेंशियल -3/2 k q बाय r इंटू चार्ज, पार्टिकल का चार्ज, वो भी q है तो ये q स्क्वायर हो गया। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है k q बाय x, चार्ज बस नेगेटिव है तो k माइनस q बाय x, ये हो गया पोटेंशियल उस पॉइंट का, a पॉइंट का, इंटू चार्ज का, करने से हमें क्या मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हाफ m v0 स्क्वायर हो जाएगा 7k q स्क्वायर बाय 3mr माइनस 3kq स्क्वायर बाय 2r इक्वल होना चाहिए माइनस kq स्क्वायर बाय x। kq स्क्वायर कट गया हर जगह से, ये भी कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 7/6r माइनस 3/2r, ये हो जाना चाहिए -1/x, ठीक है ना। यहां से अगर आप कैलकुलेट करो, यहां से x की वैल्यू हमें मिल रही है 3r, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है 3r, और सरफेस से पूछा जाए तो कितनी है 2r, ये कैपिटल R होगा। किसी को कोई डाउट? सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं और ये यूज कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इनटू वहां पे रखा हुआ है चार्ज। कुणाल तुमने आंसर दिया था 3r/m, तुम्हें तो समझना ही चाहिए था, ये गलत है क्योंकि यूनिटी मैच नहीं कर रही है आंसर की। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। हमने इसमें कंडक्टिंग स्फीयर देख लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देख लिया, ठीक है ना, और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर भी देख लिया है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी देख लिया। गुरुदेश का डाउट है सर? सम देख के कैसे पता लगा कि स्फीयर के बाहर निकल जाएगा? नहीं पता लगेगा। अगर अंदर वाला पॉइंट लेके कर लेते सॉल्व तो कुछ आंसर आपका अजीब सा आ जाता, एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाती जो कि एक्स के अंदर नहीं होती, यानी एक्स या तो आर से बड़ा आ रहा होता या फिर एक्स नेगेटिव आ रहा होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही होती। अभी अगर नहीं समझ आएगा, वैसे एक बार हम जब ये पढ़ लेंगे एस्केप वेलोसिटी वगैरह ग्रेविटेशन के अंदर, तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि किसी भी सेंटर से फेंकने पर कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि वो सरफेस तक पहुंच सके। ये सारे प्रॉब्लम हम ग्रेविटेशन में करेंगे, ठीक है। तो आपको तो मान लेना चाहिए था कि बाहर किसी एक्स तक वो चला जाएगा। अगर वो बाहर नहीं जा रहा होता तो फिर आपका एक्स कुछ अजीब सा आ जाता, एक्स नेगेटिव अगर आ जाता तो फिर हम कंसिडर कर लेते कि अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो आगे अब बाकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये पोटेंशियल में लास्ट है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा थी, पोटेंशियल उससे कम रहते हैं। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का याद रखना होता है, रिंग का याद रखना होता है, डिस्क और स्फीयर्स का याद रखना होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी पोटेंशियल हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो आप रिवाइज कर सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ साथ डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किस पे निकाला जाएगा? एक्सिस पे। डाइपोल हमें पता है क्या होता है। डाइपोल बेसिकली होता है अगर आप दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को बहुत ही कम सेपरेशन पे रख देते हो तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो मान लो कि हमारा डाइपोल हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ये इसका सेंटर मान लेता हूं मैं। इक्वल ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए तो -q + q बोल देता हूं मैं। ये डिस्टेंस a और a। डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड p, जो हो जाता है वो हो जाता है q पॉजिटिव चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन 2a। एक उसकी एक्सिस होती है, उसी पर हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पॉइंट P पर जो कि किसी सेपरेशन R पर है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो डायपोल होता है वो कॉम्बिनेशन होता तो दो ही चार्ज पार्टिकल का है, तो हम दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल लिख देंगे और उसका सम निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एट P आप कह सकते हो पॉजिटिव ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा के क्यू बाय सेपरेशन हो जाएगी R माइनस A प्लस के माइनस क्यू, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में हम साइन के साथ रखते हैं, अपन सेपरेशन हो जाएगा R प्लस A। अगर आप एलसीएम ले लेते हो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिलेगा R प्लस A माइनस R माइनस A, क्योंकि A R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है तो यहाँ पे हटा देते हैं, ये मिलेगा के क्यू बाय R की पावर 4 इंटू R से R कट जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 2A, तो Q इंटू 2A, ठीक है ना। Q इंटू 2A, सॉरी हाँ ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बस आपको क्या मिलेगा R स्क्वायर, यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है A प्लस A 2A। Q इंटू 2A को आप क्या लिख सकते हो P, तो पोटेंशियल जो P पॉइंट पे हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू हो जाएगी के पी बाय आर स्क्वायर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल कितना हो जाता है के पी बाय आर स्क्वायर। किसी को डाउट इसमें? बस एक प्लस की वजह से और एक माइनस की वजह से लिख दिया। ठीक है, काफी सिंपल था। तो जिस तरह से हमने निकाला है इसकी एक्सिस पे, उसी तरह से हम निकाल लेते हैं इसके बाइसेक्टर पे। तो अगर बोला जाए कि डायपोल के बाइसेक्टर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, और बाइसेक्टर पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं P जिसकी डिस्टेंस है R। तो पोटेंशियल जो आप P पॉइंट पे लिखोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी K माइनस क्यू बाय ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस K प्लस क्यू बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बाइसेक्टर पे अगर आप कोई पॉइंट चूज करते हो तो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। अब ऐसा इमेजिन किया जाए कि इसकी बाइसेक्टर पे बेसिकली क्या होगा, एक प्लेन होगा। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, मैंने जो हाथ रखा है वो पूरा एक प्लेन है जो कि क्या होगा इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और एक 2 डायमेंशनल प्लेन इसको कट करके जा सकता है एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट में अगर चूज करता तो उस पर पोटेंशियल हमेशा कितना आता 0 आता। कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये हमारा डायपोल है तो ऐसा एक प्लेन आएगा, ठीक है ना, जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, जो कि इससे परपेंडिकुलर होगा। उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज पार्टिकल, उस प्लेन पर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आप चूज कर लो और उसको लाके रख दो, ठीक है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि उस प्लेन पर हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऐसा कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है सेम है, उन्हें हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि डायपोल का बाइसेक्टर को पार करने वाला जो प्लेन होता है उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। कोई डाउट इसमें किसी को? तो बेसिकली बाइसेक्टर को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा एक्सिस से परपेंडिकुलर, उस प्लेन में हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 0, यानी वहां पे रखे हुए किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0।
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आगे हमारे लिए आएंगी और वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली क्या हो जाएगी, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। इसका एग्जांपल जस्ट अभी भी हम देख चुके हैं। अगर मेरे पास एक स्फीयर हो, ठीक है ना, जिसपे चार्ज क्यू है, तो आप जानते हो उसकी पूरी सरफेस पे जो पोटेंशियल आता है वो कितना आया था, के क्यू बाय आर। तो किसी स्फीयर की जो सरफेस होती है वो भी कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल होती है, ठीक है ना। आगे हमें समझ आएगा कि इसकी जरूरत क्या है, क्या फायदा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक। तो हमने निकाल लिया डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, हमने निकाल लिया डायपोल के बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अब हम निकाल लेते हैं कि किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि डायपोल को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप क्या ले सकते हो, उसके कंपोनेंट, जैसे हमने जनरल फील्ड निकाली थी वैसे ही हम एक जनरल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आप डायपोल ले लो P और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो जो कि किसी एंगल थीटा पर हो। अगर आपका डायपोल P है तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा P cos थीटा, जिसकी एक्सिस पे पॉइंट P लाई करेगा, और एक कंपोनेंट उससे परपेंडिकुलर आएगा P sin थीटा, जिसके बाइसेक्टर पे वो पॉइंट लाई करेगा। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल दो की वजह से होगा, ठीक है ना, बाइसेक्टर वाले की वजह से और एक्सिस की वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू एक्सिस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बाइसेक्टर। बेसिकली मैंने एक डायपोल को दो डायपोल्स में ब्रेक कर लिया। तो P पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा एक्सिस वाले की वजह से, अभी हम फॉर्मूला देख चुके हैं, वो हो जाएगा KP बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर हमें फॉर्मूला मिला था KP बाय आर स्क्वायर। बस P की जगह पे क्या यूज हो रहा है, P cos थीटा बाय आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस r दी हुई है सेंटर से, प्लस बाइसेक्टर पे तो कितना हो जाता है, 0। तो जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, जहां पे थीटा इज एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद द एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है ना। और ऑब्वियसली इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो KP cos थीटा आ गया है पोटेंशियल। याद क्या रखना है आपको कि थीटा इज एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ डायपोल। और ये जनरल किसी भी एंगल थीटा पे जो पॉइंट हो उस पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं उस पे आ रहा हूं जो कि अभी जस्ट मैंने बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हमने अभी अभी देखा कि बाइसेक्टर जो होता है किसी भी डायपोल का, वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल होने का मतलब क्या हुआ कि उसके बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट अगर आप चूज कर लो तो उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम डिफाइन करते हैं, रुदायन तुम पूछ रहे हो कि लाइन चार्ज और शीट का नहीं पढ़ना है क्या पोटेंशियल, ठीक है। तो लाइन चार्ज का पोटेंशियल हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसका पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हो उसके लिए। उस पर मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी कर लोगे तुम, ठीक है ना, आएंगे। तो अभी तो देख लेते हैं जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे बोला जाता है, एन इमेजिनरी और रियल सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे बोला जाता है, ऐसी कोई इमेजिनरी या रियल सरफेस जिसकी सरफेस पर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, उसे आप कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका एग्जांपल है बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये देखो, यही मैं बात कर रहा था। अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है, मैं मान लेता हूं कि उसका पोटेंशियल है V, ठीक है। तो मान लो आप कोई चार्ज पार्टिकल यहां पे रखते हो Q, ये पॉइंट है A, और आप फिर इस चार्ज पार्टिकल को उठा के लेके जाते हो यहां कहीं, और फिर उसे इस रास्ते से लेके आते हो वापस यहीं पर और रख देते हो किसी पॉइंट B पर। तो हम जानते हैं कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी A पे कितनी रही होगी, Q इंटू V, चार्ज इंटू वहां का पोटेंशियल। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी B पे कितनी रही होगी, Q इंटू V।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए से पार्टिकल को बी तक ले जाने में कितना हुआ होगा? 0। यानी वर्क डन ए से पार्टिकल को बी तक ले जाने में कितना हुआ होगा? 0। यानी कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस करते हो तो आपको कभी भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन हमेशा क्या आएगा? 0। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम सो नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज ऑन द सरफेस। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ये आपको याद रखना। कोई डाउट इसमें? दूसरी चीज ये है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलें तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। और उसके ऑपोजिट चलें तो पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज। अब क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है कि वहां पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। यानी वो सारे पॉइंट्स ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे और ना उसके ऑपोजिट होंगे। यानी कि अगर इस तरह से किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो अगर मैं सारे ऐसे पॉइंट्स पता करना चाहता हूं जिनका पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल हो तो ना तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं क्योंकि यहां चलने पे पोटेंशियल घटेगा, और ना मैं इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं क्योंकि यहां चलने पे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आप सिर्फ कहां चल सकते हो? इसके परपेंडिकुलर। तो जो सरफेस हमें मिलती है वो कुछ ऐसा प्लेन मिल जाता है जो कि इससे परपेंडिकुलर है। तो यहीं पे हम सेकंड स्टेटमेंट दे देते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस, जो फील्ड लाइंस होती हैं, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस उससे हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना? तो अगर इस तरह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, जो कि मैं बना रहा हूं किसकी फील्ड? पॉइंट चार्ज की फील्ड, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? इस तरह से कुछ, जहां हर जगह पे ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, जहां कहीं भी वो इंटरसेक्ट करें। समझ आ रहा है? तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस डेवलप होता है वो कैसा डेवलप होगा? अगर मैं बोलूं कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा डेवलप होगा, तो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बाहर जाती है और हमेशा उससे क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। सिमिलरली अगर लाइन चार्ज के लिए बोला जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है ना? अब हमें एक चीज और पता है कि कंडक्टर की सरफेस हमेशा क्या रहेगी? इक्विपोटेंशियल ही रहेगी। ठीक है ना? कंडक्टर की सरफेस हमेशा क्या रहती है? इक्विपोटेंशियल रहती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज हमेशा कहां फ्लो करना चाहता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करना चाहता है। पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर की सरफेस पे अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका मतलब सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। क्या क्या? पहली चीज तो हो गई कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सरफेस इज ऑलवेज 0। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो तो आपने वर्क डन कितना किया होगा? 0 किया होगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसीलिए पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है और लाइन चार्ज का सिलेंड्रिकल होता है। और तीसरी चीज कि कंडक्टर की सरफेस हमेशा क्या होती है? इक्विपोटेंशियल। यानी आपको कोई भी कंडक्टर अगर दिया हुआ है तो उसका पोटेंशियल हमेशा हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सरफेस पर सेम रहेगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज है देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो एक शब्द है एक तरह से, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। ठीक है ना? अब इसका रीजन भी मैं यहीं पे बता देता हूं। तो क्या क्या चीजें कंडक्टर्स के बारे में हमें याद रखनी है? एक तो उनकी सरफेस हमेशा क्या होगी? इक्विपोटेंशियल होगी। कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट अगर आपको दी है तो उसकी सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, और उसकी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल।
क्योंकि उसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस जब भी उस पर ड्रॉ की जाएंगी तो वो हमेशा उसकी सरफेस को इंटरसेक्ट करेंगी 90 डिग्री पर। ये IIT JEE एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा डायग्राम सही है, और सही वाला आंसर वही था जिसमें फील्ड लाइंस लगभग 90 डिग्री बनाती हुई दिख रही थी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड हो जाना, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो। यानी आप किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी फील्ड लाइंस ड्रॉ करके नहीं दिखाते हो, क्योंकि उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है ना। और इसका कारण क्या है? इसका कारण बताया जाता है इंड्यूस चार्ज, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं कैसे। मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, जिसकी वैल्यू है E एक्सटर्नल। तो क्योंकि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को अपने सरफेस पे फ्रीली रोम होने देता है, वो आसानी से चार्ज को अपनी सरफेस पे घूमने देता है, तो क्योंकि हमें पता है कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो E और आप वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज रखो Q, तो उस पर एक फोर्स लगता है Q इंटू E, और उल्टी डायरेक्शन में लगता है क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होने की वजह से सभी पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में, और सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में आके इकट्ठे हो जाएंगे। सारे, या फिर हम कह सकते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो लेफ्ट में आके क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चल के कहां से आए हैं, राइट साइड से आए हैं, तो राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। तो वहां पे हम कह देते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली कंडक्टर में क्या हो गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई, जहां एक साइड तो कैसी डेवलप हो चुकी है, नेगेटिव, और एक साइड कैसी डेवलप हो चुकी है, पॉजिटिव। अब जो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऑब्वियसली इसमें 90 डिग्री पे टकराती है इसके ऊपर, ये बात तो सही है, और वो अंदर भी जाती है, लेकिन उन फील्ड लाइंस को हम कभी शो नहीं करते। उसका रीजन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चेंज हुए गई E एक्सटर्नल, लेकिन इस इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस होती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करती है कहां से कहां तक, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। अगर आपको याद हो, शुरुआत में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इंड्यूस। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इतनी पोलैरिटी डेवलप कर ही सकता है कि आप बाहर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ये पोलैरिटी हमेशा इतनी डेवलप होगी कि E एक्सटर्नल हमेशा इक्वल हो जाएगा E इंड्यूस्ड के। और क्योंकि हम देख चुके हैं कि E एक्सटर्नल और E इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो आप कह सकते हो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। ये पॉइंट आपको रट लेना है और याद रखना। क्या हर चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चार्ज को इंड्यूस तो करते हैं पर कंडक्टर जितना नहीं कर पाते। तो मान लो कि उन्होंने थोड़ा बहुत इंड्यूस किया है, तो उनकी इंड्यूस्ड फील्ड है E इंड्यूस्ड, और बाहर की फील्ड अंदर गई है E एक्सटर्नल, तो उसमें E नेट जीरो नहीं हो पाती है क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है, और उनमें E नेट जो होती है वो लेस देन होती है E एक्सटर्नल के, ये तो हम समझ रहे हैं, और वो इक्वल किसके होगी, E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड। ये आएगा अलग से, कैपेसिटर के अंदर भी इसे डिटेल में पढ़ा जाएगा, पर अभी आपको ये याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस चार्जेस बाहर वाली फील्ड को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए कंडक्टर के अंदर कभी भी हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को दिखाते नहीं है। इस फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। कोई डाउट बोलो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर पोलैरिटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन ऑलवेज कैंसिल आउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई नेट हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और ये पॉइंट तो हमें पहले से पता है। अगला पॉइंट है, एनी चार्ज गिवन टू अ हॉलो और सॉलिड कंडक्टर ऑलवेज फ्लोज आउट टू द आउटर मोस्ट सरफेस। हाँ, क्योंकि आप किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करके नहीं रख सकते, वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर कंडक्टर कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसका रीजन क्या है
कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और चार्ज फ्लो करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है, सरफेस पे पहुंच जाता है और वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, अगर शेप कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म क्यों किया जाता है, ताकि नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या रहे, जीरो रहे। चार्ज भले ही सरफेस पे आ भी जाएगा तो भी सारे चार्जेस क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म शेप में, तो ये नेट फील्ड को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो आगे और पॉइंट्स हैं, ठीक है, पर वो इंपॉर्टेंट है, सब जानने में टाइम लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये रहा आगे पॉइंट, वो मैं इस लेक्चर में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। ये जैसे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा वन कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक तो बस यहां तक याद रखो कि स्ट्रेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, पोलैरिटी इज सो स्ट्रॉन्ग कि नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।